मैं तो यहाँ कहूँगा कि बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से लखनऊ के अंदर और जिस तरीके से नोएडा के अंदर अपने महापुरुषों को सम्मान दिया, एक ऐसी विरासत उन्होंने बनाई कि जब तक भारत रहेगा तब तक वो विरासत हमारे बहुजनों के जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पर हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पे जिले बनवाए, जिनको जिलों को बाद में दूसरी पार्टी ने बदला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बच्चों के लिए महाविद्यालय बनवाए, स्कूल बनवाए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है नोएडा के अंदर स्थापित की। आम आदमी के हक में जाते हैं तो उसे हमेशा याद किया जाता है, जैसे बहन मायावती जी कार्यकाल को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग याद करते हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। रामचरितमानस को लेके विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है, बयानबाजी तेज है और बीजेपी सपा आपस में हमलावर है। कई लोगों पे एफआईआर हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव बन चुके हैं और बीएसपी की प्रमुख मायावती कह रही हैं कि दोनों पार्टी की मिलीभगत है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी भावना की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रावधान दिए हैं, और जहाँ तक रामचरितमानस की बात है उसमें जो कुछ ऐसे मैं कहूँगा छंद कहें, चौपाई हैं, जिनको लेकर के पिछले दिनों भी हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में भी एक अधिकारी ने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पर, और उन्होंने लिखा था कि ये शूद्र पशु और नारी ये हैं ताड़न के अधिकारी। तो उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। सरकार ने उस पर जांच बैठाई, उसमें माफ़ीनामा भी उस अधिकारी के द्वारा दिया गया। बाद में फिर उस अधिकारी की डेथ हो गई। तो जो चीज़ें किसी भी समाज की भावनाओं को, अब आप ये बताइए, ताड़न के अधिकारी, अब इसमें क्या है, शूद्र भी, पशु भी, नारी भी। अगर ऐसा कोई मतलब ग्रंथ है जो धार्मिक भावनाओं का, व्यक्तिगत भावनाओं का, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करता है, मेरी राय में ऐसे ग्रंथ को पे तो रोक लगा देनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और जुडिशरी में भी अगर इशू जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेकर के ऐसी चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मतलब कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी कुछ हमारा एजेंडा है, कभी हमारी कुछ भावनाएं हैं। कुल मिलाकर के राष्ट्र हित की बात जो होनी चाहिए, आम आदमी के हक की और हित की बात जो होनी चाहिए, उन चीज़ों से हमारी जो वर्तमान सरकार है वो बहुत दूर है। और वो इन्हीं चीज़ों में कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला आएगा, तो कभी जम्मू कश्मीर का मामला आ जाएगा, कभी चीन का इशू आ जाएगा, और उसमें जो भी तथ्य दिए जाते हैं, जानकारी दी जाती है, मैंने देखा कि वो भी सच्चाई से बहुत दूर होती है। उनका कहना है कि ताड़न का अर्थ जो है मारना पीटना, दंड देना नहीं, शिक्षा देना है। जो नया संस्करण आया उसमें ब्रैकेट में शिक्षा लिख भी दिया है रामचरितमानस के। देखिए, ये जो अभी आपने कहा कि अब अगर रामचरितमानस को जिसने लिखा था, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो तुलसीदास जी की मतलब ये है कि कृति है, और तुलसीदास तो दोबारा कर अभी आए नहीं है, तुलसीदास तो अब दुनिया में नहीं है ना। अब वो किसने उसको मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन किया है। और ताड़न का जहाँ तक मैं समझता हूँ, ताड़ने का मतलब होता है मतलब प्रताड़ित करना, परेशान करना, समझे बात आप, उनको पीटना। ताड़न का मतलब तो ये आज तक तो हिंदी मतलब अगर हम शब्दावली की बात करें, शब्दकोश की बात करें, तो ताड़न का मतलब यही होता है। तो अब ऐसे ग्रंथ अगर जहाँ कहीं भी जिससे कि भावनाएं आहत हों, किसी भी समाज की, किसी व्यक्ति की, किसी राष्ट्र की, मुझे लगता है कि ऐसे ग्रंथों पर सरकार को जलाने की, लोगों को ऐसे ग्रंथों को जलाने की स्थिति में बजाय हम पहुँचाएँ, हमें ऐसे ग्रंथों पर सरकारी रोक लगा देनी चाहिए। और इस भारत में बहुत सारे ग्रंथों पर रोक लगी है, बहुत सारे, समझिए बात आप, ऐसी चीज़ों पर सरकार ने रोक लगाई है। और अगर ऐसे ग्रंथ जो जिनसे अब माहौल देश का खराब होने की स्थिति में जा रहा है, और मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे सभी ग्रंथ, ये ग्रंथ नहीं, ऐसे और भी ग्रंथ अगर हैं तो उनका स्टडी होना चाहिए और उन ग्रंथों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सरकार तो सर एफआईआर कर रही है, 10 लोगों पे एफआईआर हो गई है। चित्रकूट में बिहार के शिक्षा मंत्री जहाँ से मुद्दा शुरू हुआ था, स्वामी प्रसाद मौर्य, कई नेताओं पर वहाँ पे एफआईआर हो चुकी है। देखिए, अगर आपको याद हो, भारत का संविधान जलाया गया था, यहीं जनता पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, संसद मार्ग पर जलाया गया था। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और यहाँ पर उसमें एफआईआर हुई, पूरे देश के अंदर एफआईआर हुई। और एक स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा था कि जो ये अपने राहुल जी हैं, ये तो दलितों की घरों में जो है हनीमून मनाने जाते, उस पर भी पूरे देश में एफआईआर हुई थी, है ना। तो एफआईआर होना
ये तो इस देश में एक सामान्य बात है। एफआईआर तो हर चीज़ में एफआईआर हो जाती है, लेकिन ये है कि जो सरकार अगर एफआईआर करती है तो मुझे लगता है कि इसमें ये बड़े सोचने का बड़ा गंभीर विषय है कि सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ जा करके अगर उनके खिलाफ एफआईआर करती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सरकार का ये कदम जो है, समझने बात आप, ये देश हित में, राष्ट्र हित में बिल्कुल नहीं होगा। सर, धर्म जो है वो स्ट्रांग पॉइंट है बीजेपी का, उनकी अपनी पिच है। तो विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि धर्म की पिच पे खेलना मतलब बीजेपी का लाभ पहुंचाना, और मायावती कह रही हैं कि दोनों पार्टी मिलीभगत कर रही हैं, ध्रुवीकरण करना चाहती हैं इस मुद्दे पर। देखिए, जो मायावती जी का कहना है, समझे बात आप, वो बहुत बड़ी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं भारत की, और राजनीति में उनको बड़ी, मैं कहूँगा कि उनको एक मतलब ये है कि उन्होंने एक मुकाम स्थापित किया है। अब उन्होंने अगर मान लिया ऐसा, मायावती जी ने अगर ऐसा बोला है कि दोनों पार्टियों की मिली भगत है, तो देखिए ये तो मैं कहूँगा कि ये तो जांच का विषय रहेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये ज़रूर कहूँगा, समझे बात आप, कि जो भी ग्रंथ, जो भी वक्तव्य किसी व्यक्ति का या किसी साहित्य का अगर किसी व्यक्ति की भावना को आहत करता है, चोट पहुंचाता है, उससे देश का माहौल खराब होता है, देश का जो एक कहने सामंजस्य बिगड़ता है, देश का जो एक भाईचारा वो खराब होता है, तो ऐसी चीज़ पर की सरकार को उस पर खुद संज्ञान लेना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि देश का वातावरण दूषित ना हो, देश में माहौल ख़राब ना हो, और पूरा देश जो है समझे एकजुट होकर के अपने राष्ट्र को एक, मैं कहूँगा कि दुनिया के सामने एक सबल राष्ट्र स्थापित कर सके। लेकिन सर, सरकार ने तो मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, आपको मालूम होगा। अमृत उद्यान बन गया है, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल का पहला बजट आया है, निर्मला सीतारमन कह रही हैं, और उधर योगी जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। मैं तो यहाँ कहूँगा कि बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से लखनऊ के अंदर और जिस तरीके से नोएडा के अंदर अपने महापुरुषों को सम्मान दिया, एक ऐसी विरासत उन्होंने बनाई कि जब तक भारत रहेगा तब तक वो विरासत हमारे बहुजनों के, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके नाम पर हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पे जिले बनवाए, जिनको जिलों को बाद में दूसरी पार्टी ने बदला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बच्चों के लिए महाविद्यालय बनवाए, स्कूल बनवाए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है नोएडा के अंदर स्थापित की। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो सत्ता में है वो सत्ता में रहते हुए अगर जनहित में कार्य किया जाता है, अगर उसके द्वारा किए गए कार्य आम आदमी के हक में जाते हैं, तो उसे हमेशा याद किया जाता है। जैसे बहन मायावती जी कार्यकाल को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग याद करते हैं। सर, आप आरएलडी के महासचिव हैं, मैं याद दिलाना चाहूँगा। मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और निश्चित रूप से मैं एक तारीफ तो कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी है तारीफ तो उनकी कर रहे हैं आप। नहीं, मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ। मैं पैदा जब हुआ था तो अनुसूचित जाति समाज में पैदा हुआ था। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए आरक्षण से सरकार की नौकरी में आया था, और उसी बाबा साहब के आरक्षण से मैं आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुझे कार्य करने का मौका मिला, अवसर मिला, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। सबसे पहले अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और दूसरे नंबर पर मैं धन्यवादी हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने मुझे लिखाई पढ़ाई के माध्यम से यहाँ तक पहुँचने का एक अवसर मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मिला। रही बात ये कि जो भी महापुरुष, चाहे वो मान्यवर काशीराम जी हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और जो भी हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे ज्योतिराव फूले जी हैं, जो भी महापुरुष हमारे समाज से हैं और जिन्होंने समाज को आगे ले जाने के लिए काम किया है, उनमें मैं एक नाम और जोड़ रहा हूँ, बहन मायावती जी का नाम भी जोड़ रहा हूँ, कि उन्होंने भी इस समाज को एक नई पहचान दी है, एक सम्मान दिया है, और मैं उनको भी एक महापुरुष के रूप में देखता हूँ। तो जहाँ तक ये आपने कहा कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, यस, मैं एक पार्टी का महासचिव हूँ और पार्टी के नियम और कायदों से बंधा हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने समाज के कायदे कानूनों से बंधा हुआ हूँ और हमेशा बंधा हुआ रहूँगा। कुछ आखिरी सवाल सर, 24 में चुनाव हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकली है और सारी पार्टियां गोलबंदी कर रही हैं, अलग अलग जातीय समीकरण बिठा रही हैं, पीएम के भी कई नाम सामने आए हैं, नीतीश जो हैं अपनी गोलबंदी कर रहे हैं, ममता बनर्जी का नाम अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरेट है उन्होंने आगे कर दिया है, और तो क्या आप समीकरण देख रहे हैं 24 में? आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है वो एकजुट हो जाएगा, और क्या रूप रहेगा उसका, नेतृत्व तो कौन करेगा? देखिए, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सवाल अभी है, ये अभी मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी का क्वेश्चन है कि आने वाले समय में क्या समीकरण बनेंगे, विपक्ष जो है कितना इकट्ठा होगा, कौन किसके नाम पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए सहमति होगी।
तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो अभी मतलब ये समझिएगा कि इनको अभी समय चाहिए। नहीं, मोदी जी बीजेपी हारेंगे या फिर से सत्ता में रहेंगे, जनता जानना चाह रही है। देखिए, अगर देश में हिंदू मुस्लिम की बात तो समाप्त हो जाए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो नाम का बड़ा एक कैसे ना पेटेंट बना दिया गया है, मैं कहूँगा पेटेंट बना दिया गया है। आम आदमी को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था पूरा देश देख रहा है, आम आदमी परेशान है, बिजनेसमैन परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हर आदमी परेशान है। चंद लोग हैं उद्योगपति जो सरकार के मतलब ये समझो कि पोजीशन का पूरा पूरा लाभ उठा करके, अगर देखा जाए 2014 में अडानी साहब का क्या एसेट्स थे और आज उनके क्या एसेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सवालिया निशान छोड़ती हैं। और आम आदमी को देखिए, मैं कहूँगा कि उसको चाहिए अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति। वो चाहता है कि भाई मैं अमन से रहूँ, चैन से रहूँ और मुझे रोज़गार मिले और मैं अपना आराम से, समझ नहीं पाता, जो भी कर सकता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, वो करना चाहता है। वो हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना चाहता, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या है कि देश का माहौल फिलहाल ऐसी परिस्थिति के अंदर है कि ये मुद्दे हम देखते हैं कि 4 आदमी बात करते हैं आपस में और सरकार की हर मुद्दे पर जो है घेरने का काम करते हैं, सरकार से पूरा असंतुष्ट दिखाई देते हैं। और लास्ट में जब बात होती है कि भाई अब आप वोट किसको देंगे, तो वो लोग कहते हैं कि वोट तो हम इन्हीं को देंगे क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट मुसलमानों का इलाज तो कर दिया। तो अभी माइंड सेटअप इस टाइप का है लोगों में। लेकिन ये है कि जैसे ऐसे समय आएगा और लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी, निजी जीवन में जो लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं, जब वो समस्याएं आज के इन एजेंडों पर हावी होंगी तो आम मतदाता का मन जरूर बदलेगा। और आने वाले दिनों में मेरा ऐसा मानना है कि गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और वर्तमान सरकार की विदाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।